सुनो कार्तिक, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, लेकिन आज तक हम दोनों कभी अकेले कहीं घूमने नहीं गए। देवर जी को देखो, हर महीने देवरानी जी को कहीं न कहीं लेकर जाते हैं। चलो ना, आज हम दोनों भी फिल्म देखने चलते हैं। रसोई में चाय बनाते हुए अर्पिता ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस अपने पति के साथ 2 पल अकेले बिताने की छोटी सी इच्छा थी। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, देखो अर्पिता, पहले मम्मी पापा से पूछ लेते हैं। वैसे भी वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो फिल्म देख कर आए हैं। अर्पिता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पहले से ही पता था कि हर बार की तरह इस बार भी उसकी उम्मीद टूटने वाली है। कार्तिक अपनी माँ अनुपमा जी के पास पहुंचा और बोला, मम्मी, हम लोग मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं, आप और पापा भी चलेंगे क्या? अनुपमा जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, टिकट करा लो, हम भी साथ चलेंगे। ये बात सुनते ही अर्पिता का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में जमा हुई खुशी पल भर में गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई निजी जिंदगी है ही नहीं। शादी के 2 साल बाद भी वो अपने पति के साथ अकेले कहीं नहीं जा सकी थी। उसी घर में उसकी देवरानी पूनम बिल्कुल अलग स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली। पूनम अपने पति राहुल के साथ कभी घूमने निकल जाती, तो कभी पूरे परिवार को साथ लेकर बाहर जाती। वो रिश्तों में संतुलन रखना जानती थी। एक दिन उसने अर्पिता को समझाते हुए कहा, दीदी, आप भी भैया के साथ थोड़ा समय बिताइए। हर रिश्ते को थोड़ा अपना समय चाहिए। अगर 2 बार हम सब मम्मी पापा के साथ घूमने जा सकते हैं, तो एक बार अकेले भी तो जा सकते हैं। अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगी पूनम, कार्तिक कभी मम्मी को मना नहीं कर सकते। पूनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मना करना गलत नहीं होता दीदी, प्यार से अपनी बात रखना भी जरूरी होता है। लेकिन अर्पिता कुछ नहीं बोली। उसने अपने मन की सारी बातें फिर से दिल के अंदर बंद कर ली। धीरे धीरे अर्पिता ने महसूस करना शुरू किया कि वो अपनी ही जिंदगी में मेहमान बनकर रह गई है। सुबह से रात तक घर का काम, सबकी पसंद का खाना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, लेकिन उसकी अपनी खुशी पूछने वाला कोई नहीं था। सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता जब वो राहुल और पूनम को हंसते मुस्कुराते साथ बाहर जाते देखती। दोनों लौटकर पूरे उत्साह से अपनी बातें बताते और पूरा घर उनकी हंसी से गूंज उठता। अर्पिता भी मुस्कुरा देती, लेकिन अपने कमरे में जाकर चुपचाप रो लेती। उसे लगता जैसे वो किसी सोने के पिंजरे में कैद हो, जहां हर सुविधा है लेकिन आज़ादी बिल्कुल नहीं। एक दिन पूनम ने फिर कहा, दीदी, आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन सच यही है, अगर इंसान अपनी खुशी के लिए खुद नहीं बोलेगा, तो कोई दूसरा कभी नहीं समझेगा। ये बात अर्पिता के दिल में तीर की तरह लगी। उसे एहसास हुआ कि शायद गलती सिर्फ दूसरों की नहीं, उसकी अपनी चुप्पी की भी है। लेकिन वर्षों से संस्कारों और संकोच में पली अर्पिता के लिए अपनी बात कहना इतना आसान नहीं था। उधर अनुपमा जी को लगता था कि बड़ा बेटा और बड़ी बहू हमेशा उनके साथ रहे, यही एक आदर्श परिवार की निशानी है। उन्हें ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि अनजाने में वो अपने बेटे बहू की छोटी छोटी खुशियाँ उससे छीन रही हैं। उस रात अर्पिता छत पर अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हर बहू का अपना कोई सपना नहीं होता? क्या शादी के बाद उसकी सारी इच्छाएं सिर्फ परिवार के लिए ही खत्म हो जानी चाहिए?
नीचे कमरे में कार्तिक आराम से सो चुका था, लेकिन अर्पिता की आंखों में पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह अर्पिता हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई। सूरज की पहली किरण भी आंगन में नहीं पहुंची थी और वो रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात भर वो सो नहीं पाई थी। पूनम की कही हुई बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। चाय बनाते बनाते उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की बड़ी बहू कभी अपने दर्द का प्रदर्शन नहीं करती। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। अनुपमा जी राहुल और पूनम से हंस हंस कर बात कर रही थी, जबकि अर्पिता चुपचाप सबको परोसने में लगी हुई थी। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी साथ में बैठ जाओ। कार्तिक ने एक नज़र उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन वो भी हमेशा की तरह माता पिता की बातों में उलझ गया। अर्पिता को लगा जैसे वो इस घर का हिस्सा होकर भी कहीं बहुत दूर खड़ी है। दोपहर में जब घर का काम खत्म हुआ तो पूनम उसके कमरे में आई। उसने देखा कि अर्पिता अलमारी में कपड़े रखते रखते रो रही थी। पूनम ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। अर्पिता खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, पूनम, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती। मुझे मम्मी जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने पति के साथ कहीं बैठकर बातें करूं, बिना किसी रोक टोक के हंसूं, बाजार घूमूं, फिल्म देखूं या बस पार्क में ही थोड़ी देर टहल लूं। शादी के 2 साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पत्नी कम और सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी ज़्यादा हूँ। मैं अपने मन की बात कहने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ये लोग ये ना कह दें कि बड़ी बहू बदल गई है। पूनम उसकी बातें सुनती रही और उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, दीदी, अच्छे संस्कारों का मतलब अपनी खुशियों का गला घोटना नहीं होता। उसी शाम राहुल ऑफिस से जल्दी लौट आया और उसने पूनम से कहा वो उसे पास के झील वाले पार्क में घुमाने ले जाएगा। दोनों तैयार होकर बाहर निकलने लगे तो अर्पिता बरामदे में खड़ी उन्हें देख रही थी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप भी चलिए ना। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कहती, अनुपमा जी बोल पड़ी, अरे नहीं, बड़ी बहू को बहुत काम है, वैसे भी तुम दोनों घूम आओ, उसे घर संभालने दो। अर्पिता ने हल्की सी मुस्कान बना ली और चुपचाप रसोई में चली गई। बाहर बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आई और कुछ ही पलों में घर फिर से शांत हो गया। रसोई में अकेली खड़ी अर्पिता सब्जी काट रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक चाकू उसकी उंगली पर लग गया और खून निकलने लगा। दर्द उंगली में कम और दिल में ज़्यादा था। रात को कार्तिक कमरे में आया तो उसने देखा कि अर्पिता की उंगली पर पट्टी बंधी हुई है। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, सब्जी काटते समय हल्की सी चोट लग गई। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी की मुस्कान के पीछे कितनी उदासी छिपी हुई है। उसने धीरे से पूछा, अर्पिता तुम खुश तो हो ना? ये सुनते ही अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार बिना किसी डर के कहा, मैं इस परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी पापा की भी इज्जत करती हूँ, लेकिन क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने पति के साथ 2 पल अकेले जी सकूं? मैं हर बार अपनी इच्छाएं दबा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मैं स्वार्थी ना कहलाऊं। लेकिन अब मैं थक गई हूँ कार्तिक। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी जिंदगी बची ही नहीं। अर्पिता की बातें सुनकर कार्तिक बिल्कुल शांत हो गया। उसे पिछले 2 साल याद आने लगे, जब उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी पत्नी आखिर क्या चाहती है। उसे हमेशा यही लगता रहा कि माता पिता को साथ रखना ही सबसे बड़ा धर्म है।
लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि पत्नी के साथ बिताए जाने वाले छोटे छोटे पल भी एक रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा जी अपने कमरे में बैठी थी। उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी हर छोटी सी जिद बड़ी बहू के मन पर कितना भारी बोझ बनती जा रही है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन अर्पिता के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था, उम्मीद करना छोड़ दिया था और अपने मन की इच्छाओं को भी चुपचाप दफना दिया था। पूनम कई बार उससे कहती, दीदी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं कर लूँगी, लेकिन अर्पिता सिर्फ मुस्कुरा देती। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द सहने वाले लोगों के चेहरे पर आ जाती है। कार्तिक अब अपनी पत्नी के बदलते हुए व्यवहार को महसूस करने लगा था। पहले अर्पिता छोटी छोटी बातों पर हंसती थी, उससे बातें करती थी, तो कभी चाय पीने की जिद करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कहीं खो गई थी। कार्तिक कई बार उससे बात करना चाहता, लेकिन हर बार उसे लगता कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि चुप्पी भी कभी कभी रिश्तों को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। एक रविवार की सुबह अनुपमा जी बोली, अर्पिता बहू, आज मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं, खाना वहीं से खा के आएंगे। अर्पिता ने कुछ सोच के बोला, मम्मी जी अगर आप कहें तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बस इतना सुनते ही अनुपमा जी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, बड़ी बहू ये क्या तरीका है? जब भी हम दोनों कहीं बाहर जाने का सोचते हैं तुम्हें हमारे साथ ही चलना होता है। अरे भाई, हमारी भी अपनी प्राइवेसी है, हर जगह बहू बेटों को साथ लेकर थोड़ी ना जाया जाता है। कभी हमें भी अकेले घूमने दो, हम भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्पिता के हाथ वहीं पर रुक गए, उसकी आंखें झुक गईं और चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने बिना कुछ कहे धीरे से जी मम्मी जी कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके टूटते हुए मन की आवाज़ शायद भगवान जरूर सुन रहे थे। ये पूरी बात बरामदे में खड़ी पूनम भी सुन रही थी। वो कुछ पल तक शांत रही, फिर धीरे धीरे अनुपमा जी के सामने आकर बोली, मम्मी जी एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा। जब भी भैया और भाभी कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो आप और पापा हमेशा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने उन्हें कभी पति पत्नी की तरह अकेले समय बिताने ही नहीं दिया, लेकिन आज जब भाभी ने आपके साथ चलने की इच्छा जताई तो आपको अपनी प्राइवेसी याद आ गई। अगर आपको अपने पति के साथ अकेले घूमने का अधिकार है तो फिर भैया भाभी को क्यों नहीं? क्या उनका रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए है? क्या बड़ी बहू की इच्छाओं की कोई कीमत नहीं होती? पूनम की आवाज में ना गुस्सा था और ना ही बदतमीजी, सिर्फ सच्चाई थी। राहुल भी वहीं खड़ा था और उसने अपनी पत्नी की बात का समर्थन करते हुए कहा, मम्मी पूनम गलत नहीं कह रही। मैंने भी कई बार देखा है कि भाभी हर बार अपनी खुशी छोड़ देती हैं। पूनम की बातें सुनते ही अनुपमा जी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उन्हें अचानक पिछले 2 साल की हर घटना याद आने लगी। जब भी कार्तिक और अर्पिता कहीं जाने की बात करते, वो खुद साथ चलने की जिद कर बैठती थी। उन्हें लगता था कि बेटा उनसे दूर हो जाएगा, इसीलिए वो हर जगह उनके साथ रहने लगी थी। लेकिन आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ, अपने बेटे को अपने पास रखने की चाह में उन्होंने अपनी बहू की छोटी छोटी खुशियों का गला घोट दिया। उनकी आंखों के सामने अर्पिता का हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा, जो कभी अपनी इच्छा खुलकर बता ही नहीं पाई। अनुपमा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने भी धीरे से सिर झुका लिया। उन्हें भी महसूस हो गया कि अनजाने में उन्होंने बहू को दर्द दे दिया, जिसने कभी उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। उधर अपने कमरे में बैठी अर्पिता
अलमारी के सामने जमीन पर चुपचाप बैठी थी। उसकी गोद में उसकी शादी का एल्बम रखा था। वो उन तस्वीरों को देख रही थी जिनमें कार्तिक के साथ उसने हजारों सपने सजाए थे। उसने मन ही मन सोचा कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ छोटी छोटी खुशियां जिएगी। कभी बारिश में भीगेगी, कभी सड़क किनारे चाय पिएगी, कभी बिना किसी वजह के लंबी ड्राइव पर जाएगी। लेकिन 2 साल में उसकी जिंदगी रसोई जिम्मेदारियां और समझौतों के बीच सिमट कर रह गई थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सामने अनुपमा जी खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। अर्पिता तुरंत उठकर खड़ी हो गई, लेकिन आज पहली बार उसकी सास ने उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अनुपमा जी ने कांपते हुए हाथों से अर्पिता का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उन्होंने भर्राए गले से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरे बेटे और बहू हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे बिना कहीं ना जाएं, तभी परिवार जुड़ा रहेगा। लेकिन मैं ये भूल गई कि तुम दोनों भी पति पत्नी हो। तुम्हारे भी अपने सपने और छोटी छोटी खुशियां हैं। मैंने कभी जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, लेकिन आज जब पूनम ने मुझे आईना दिखाया तो समझ में आया, मैंने तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कभी देखा ही नहीं। अर्पिता ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, मम्मी जी आप ऐसा मत कहिए, आपने हमेशा मुझे बेटी की तरह रखा है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कभी कभी कार्तिक के साथ 2 पल अकेले जी सकूं, लेकिन मैं अपनी बात कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर खड़े कार्तिक, राहुल, पूनम और उनके पिताजी की आंखें नम हो चुकी थी। उस दिन पहली बार इस परिवार ने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से मजबूत होते हैं। शाम को अनुपमा जी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उनके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं बल्कि अपनापन और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैंने हमेशा तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश की और इस कोशिश में तुम्हारे रिश्ते की सबसे ज़रूरी चीज़ छीन ली। आज से तुम और अर्पिता जब भी कहीं जाना चाहो बिना किसी संकोच के जाया करो। अगर कभी हम सबको साथ जाना होगा तो हम खुद कह देंगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर खुशी में अपनी मौजूदगी थोपने की गलती कभी नहीं करूँगी। ये सुनते ही कार्तिक की आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, गलती सिर्फ आपकी नहीं है मम्मी, मैं भी अच्छा पति नहीं बन पाया। मैंने कभी अर्पिता से पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। मैं हर बार यही समझता रहा कि जो हो रहा है वही सही है। अर्पिता ने कार्तिक की तरफ देखा तो उसकी आंखों में पहली बार वो अपनापन दिखाई दिया जिसकी उसे 2 साल से तलाश थी। राहुल और पूनम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खुशी थी कि आज सच बोलने से किसी का घर नहीं टूटा बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो गया। अगली सुबह अनुपमा जी खुद अर्पिता के कमरे में गई। उनके हाथ में 2 मूवी टिकट और एक छोटा सा लिफाफा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम और कार्तिक फिल्म देखने जा रहे हो। और हाँ, वापस आने की कोई जल्दी नहीं है, रास्ते में कहीं खाना खाकर आराम से आना। आज घर की जिम्मेदारी मेरी और पूनम की है। अर्पिता कुछ पल तक टिकटों को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी इच्छा उसने 2 साल तक सिर्फ अपने दिल में दबा कर रखी थी, वही खुशी आज उसकी सास अपने हाथों से उसे दे रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने झुककर अनुपमा जी के पैर छुए तो उन्होंने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, बहू नहीं मेरी बेटी हो तुम। शाम को जब अर्पिता हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार हुई तो कार्तिक कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। शादी के बाद शायद पहली बार वो अपनी पत्नी को इतना खुश देख रहा था। दोनों घर से बाहर निकले तो अनुपमा जी ने हंसते हुए कहा,
देखो, बीच में अगर मेरा फ़ोन आए तो उठाना मत, क्योंकि आज तुम्हारा समय सिर्फ तुम्हारा है। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। कार्तिक ने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे शहर की रोशनी में दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते भर अर्पिता खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कार्तिक का हाथ पकड़ा और कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 साल बाद सच में तुम्हारी पत्नी बनकर कहीं जा रही हूँ। कार्तिक की आंखें भर आई। उसने गाड़ी एक किनारे रोक दी और कहा, अर्पिता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी खामोशी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं वादा करता हूँ, आज से तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी मेरी जिम्मेदारी होगी। उधर घर में अनुपमा जी बरामदे में बैठी थी। उनके पति ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही हो? उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज समझ में आया कि बच्चों को बांध कर रखने से परिवार नहीं जुड़ता, बल्कि उन्हें खुलकर जीने देने से रिश्तों में प्यार बना रहता है। अगर मैंने पहले ही ये बात समझ ली होती तो मेरी बड़ी बहू 2 साल तक अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोटती। तभी पूनम चाय लेकर आई। अनुपमा जी ने पूनम का हाथ प्यार से पकड़ लिया। आज उनके मन में छोटी बहू के लिए शिकायत नहीं, बल्कि गर्व था, क्योंकि उसी ने सच बोलकर पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। उस रात जब कार्तिक और अर्पिता मुस्कुराते हुए घर लौटे तो उनके चेहरों की चमक देखकर अनुपमा जी की आंखों में संतोष उतर आया। उस रात फिल्म देखकर लौटते समय अर्पिता के चेहरे पर जो सुकून था वो पिछले 2 वर्षों में कभी दिखाई नहीं दिया था। रास्ते भर वो छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसती रही। कभी सड़क किनारे गोलगप्पे खाने की जिद करती तो कभी आइसक्रीम देखकर कार रुकवा देती। कार्तिक हर पल उसे देख रहा था और उसके दिल में एक ही बात बार बार आ रही थी, जिस लड़की ने शादी के बाद अपना पूरा जीवन उसके परिवार को समर्पित कर दिया, उसे उसने कभी एक शाम की खुशी भी खुलकर नहीं दी। घर पहुंचते ही अनुपमा जी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि अर्पिता के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लौट आई थी जो शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। अनुपमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। समय रहते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अर्पिता ने आगे बढ़कर उनके गले लगते हुए कहा, मम्मी जी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे सिर्फ फिल्म देखने नहीं भेजा, बल्कि मुझे मेरी खोई हुई खुशी वापस दे दी। ये सुनकर अनुपमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया कि बहू भी इस घर में अपने सपने लेकर आती है। अगर हम उसकी मुस्कान छीन ले तो घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। अब कार्तिक और अर्पिता बिना किसी झिझक के अपना समय बिताते। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहती थी। कभी कभी अनुपमा जी अपनी दोनों बहुओं से कहती, बेटा, आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं घूमने चले सब। ये सुन दोनों देवरानी जेठानी हंस पड़ती। पहले जहां अर्पिता के मन में पूनम को लेकर हल्की सी ईर्ष्या थी, वहीं अब उसकी जगह गहरा अपनापन आ गया था। उसे महसूस हुआ कि पूनम ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा उसे खुलकर जीना सिखाया। कुछ महीनों बाद पड़ोस में रहने वाली रानी चाची अपने बेटे और बहू के झगड़े की बात लेकर अनुपमा जी के पास आईं। उन्होंने दुखी होकर कहा, आजकल की बहुएं तो बस पति को लेकर अलग घूमना चाहती हैं, परिवार की कोई परवाह ही नहीं करती। ये सुनकर अनुपमा जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, गलती हमेशा बहुओं की नहीं होती। कई बार हम बड़े ही बच्चों की खुशियों को समझ नहीं पाते। पति पत्नी को थोड़ा समय अकेले बिताने देना परिवार को तोड़ता नहीं, बल्कि उनके रिश्तों को मजबूत करता है। जब उनका रिश्ता मजबूत होगा तभी पूरा परिवार खुश रहेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीख बहुत देर से सीखी है, लेकिन अब मैं हर माँ को यही सलाह देती हूँ, बेटे बहू को प्यार दीजिए, भरोसा दीजिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी भी दीजिए। पास ही बैठी अर्पिता ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि आज उसकी सास वही बात दूसरों को समझा रही थी, जिसे समझने के लिए उसे 2 साल तक चुपचाप दर्द सहना पड़ा था। उसी शाम राहुल ने पूरे परिवार के लिए
एक छोटा सा सरप्राइज रखा। उसने घर की छत को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया, सबके पसंदीदा खाने का इंतजाम किया और एक पारिवारिक फ़ोटो सेशन रखा। फ़ोटो खिंचवाते समय पूनम ने हंसते हुए कहा, एक फ़ोटो सिर्फ मम्मी पापा की, एक हमारी और एक सिर्फ भैया भाभी की होगी। अनुपमा जी ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, अब हर रिश्ते की अपनी जगह और अपनी खुशी होगी। कार्तिक ने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। उस तस्वीर में सिर्फ दो लोगों की मुस्कान नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की बदली हुई सोच दिखाई दे रही थी। अर्पिता ने धीरे से कार्तिक के कान में कहा, आज मुझे लगता है कि मैं सच में इस घर की बहू नहीं बेटी हूँ। रात को सबके सो जाने के बाद अनुपमा जी अकेली मंदिर में बैठी थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे समय रहते मेरी गलती दिखाने के लिए धन्यवाद। अगर उस दिन पूनम सच बोलने की हिम्मत ना करती तो शायद मेरी बड़ी बहू सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं का त्याग करती रहती और मुझे कभी पता भी नहीं चलता कि उसकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। आज मैं समझ गई हूँ कि परिवार का मतलब किसी को अपने हिसाब से बांध कर रखना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सम्मान, विश्वास और खुला आसमान देना है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और उसी पल आंगन में खड़ी अर्पिता ने उन्हें देख लिया। वो चुपचाप आई और उनके कंधे पर सिर रख दिया। बिना कुछ कहे दोनों मुस्कुराई, क्योंकि अब उनके बीच रिश्ते का नाम सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि माँ और बेटी बन चुका था। सुबह का समय था, पूरे घर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और आंगन में तुलसी के पास अनुपमा जी दीपक जला रही थी। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। तभी अर्पिता रसोई से चाय लेकर आई और बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहीं। फिर अनुपमा जी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, इंसान से सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वो प्यार के नाम पर किसी की आज़ादी छीन लेता है। मैं हमेशा यही समझती रही कि तुम दोनों को अपने साथ रखकर मैं परिवार को जोड़ रही हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं तुम्हारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत यादें बनने ही नहीं दे रही थी। अगर उस दिन पूनम मुझे आईना ना दिखाती तो शायद मैं जिंदगी भर यही सोचती रहती कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अर्पिता की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीती बातों को भूल जाइए। आज जो प्यार मुझे आपसे मिल रहा है उसके सामने मेरा सारा दर्द छोटा पड़ गया है। ये सुनकर अनुपमा जी ने उसे गले लगा लिया। बरामदे में खड़े कार्तिक, राहुल और पिताजी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूनम ने धीरे से राहुल से कहा, देखा, कभी कभी एक सच पूरे परिवार की किस्मत बदल देता है। कुछ दिनों बाद कार्तिक की शादी की तीसरी सालगिरह आई। इस बार अर्पिता ने किसी तरह की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा था हर साल की तरह इस बार भी घर में साधारण सा खाना बनेगा और दिन गुजर जाएगा। लेकिन सुबह जैसे ही वो नीचे आई, पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हमारी प्यारी बड़ी बहू और बेटे को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। ये देखकर अर्पिता की आंखें भर आई। अनुपमा जी ने आगे बढ़कर उसे एक सुंदर साड़ी पहनाई और बोली, आज पूरे दिन तुम रसोई में नहीं जाओगी, आज तुम सिर्फ अपनी जिंदगी जियोगी। राहुल ने हंसते हुए कार्तिक के हाथ में कार की चाबी रखी और कहा, भैया, आज पूरा दिन भाभी के नाम है। जहां मन करे घूमो, खाना खाओ, बातें करो और रात को देर से आना। घर की चिंता बिल्कुल मत करना। पूनम ने अर्पिता को गले लगाते हुए कहा, दीदी, आज आपकी मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी बहन खुश हो। अर्पिता खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूनम को कसकर गले लगा लिया। जिस देवरानी से वो कभी मनी मन जलती थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तभी पड़ोस की कुछ महिलाएं अनुपमा जी से मिलने आईं। बातों बातों में एक महिला बोली, आजकल की बहुओं को ज़्यादा आज़ादी देना ठीक नहीं होता, वरना वे हाथ से निकल जाती हैं। अनुपमा जी ने मुस्कुराकर अर्पिता और पूनम की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, बहुएं हाथ से नहीं निकलती,
वे दिल में बसती हैं। उन्हें सम्मान और भरोसा दीजिए, वे पूरे घर को अपना बना लेंगी। मैंने अपनी बड़ी बहू की छोटी सी खुशी को 2 साल तक नहीं समझा और उसकी आंखों में छिपे दर्द को भी नहीं पढ़ पाई। लेकिन जब मैंने उसे खुलकर जीने दिया, तब मुझे एक बहू नहीं, एक बेटी मिल गई। परिवार का मतलब किसी को रोकना नहीं, बल्कि हर रिश्ते को सांस लेने की जगह देना है। उनकी बात सुनकर वहां बैठी हर महिला कुछ पल के लिए शांत हो गई। अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन मिलने की खुशी के थे। रात को सब लोग सो गए, लेकिन अर्पिता छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। कार्तिक उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही कि 2 साल पहले मैं खुद को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया समझती थी। सब कुछ था, लेकिन उड़ने की आज़ादी नहीं थी। आज वही घर मुझे खुला आसमान लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ रिश्तों के साथ साथ मेरी इच्छाओं का भी सम्मान होता है। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा सिर्फ इच्छा बनकर रह जाए। हम परिवार के साथ भी खुशियाँ बांटेंगे और अपने रिश्ते के लिए भी समय निकालेंगे। दूर मंदिर की घंटियाँ बज रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और नीचे आंगन में अनुपमा जी खिड़की से दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि प्यार बांटने से बढ़ता है, बांधने से नहीं। एक परिवार तभी खुशहाल बनता है जब हर रिश्ते को सम्मान, विश्वास और अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जीने की आज़ादी मिले। सास ससुर का प्यार अनमोल होता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को भी अपना समय और अपना निजी संसार चाहिए। जब परिवार एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीख लेता है, तब घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है, जैसे कि आज अनुपमा जी का घर स्वर्ग के समान बन गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।